वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs which are most important for your preparation. Friends, if you are preparing for JK SSP jobs, then this topic is most important for your preparation. Without wasting time, let's start. सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम दैट इज BBBPS। हेयर यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी हैं उनको पढ़ना है हमने। द स्कीम इज लॉन्च टू एड्रेस द इशू ऑफ डेक्लाइन इन CSR in 100 gender critical districts and to provide convergent efforts to ensure survival, protection and education of the girl child. Second statement is Sukanya Samriddhi Yojana is launched as a part of the Beti Bachao Beti Padhao campaign. Which of the above statement are correct? फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। ऑप्शंस आर ए है ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है यहाँ पे बोथ 1 and 2 और डी है यहाँ पे नन ऑफ द above. So friends, guess the answer. Here the right answer is both 1 and 2. This is the right answer. Next question is question number 2. What is the focus of Jal Money program? यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो है प्रोवाइड वैल्यू एंड क्वालिटी एडिशन टू द ऑनगोइंग रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। बी है प्रोटेक्टिंग ऑफ डॉल्फिन्स, सी है सैनिटेशन इन रूरल एरियाज, डी है इरिगेशन इन रूरल एग्रो फील्ड्स। सो फ्रेंड्स, गेस द आंसर। व्हाट इज द फोकस ऑफ जल मनी प्रोग्राम? तो यहाँ पे जो है हमने अभी ऑप्शंस जो हमने रिपीट किए हैं उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 है तो आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ डॉल्फिन्स। फ्रेंड्स, जल मनी जो प्रोग्राम है, जल मनी प्रोग्राम जो है इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है? प्रोटेक्शन ऑफ डॉल्फिन्स। सो दिस इज द राइट आंसर, ये आपने रिमेंबर रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ओवर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ओवर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड? Here statements are the risk and cost of storage of physical gold are eliminated. Second है investors are assured of the market value of gold at the time of maturity and periodical interest. So question बनता है आपका important. Here A is only 1, B is only 2, C है यहाँ पे both 1 and 2 और D है यहाँ पे none of the above. So friends, guess the answer. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है आपका ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3. Here the right answer is option C that is 1 and 2. एक चीज़ आपने यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी कि ऐसे वाले जो ऑप्शंस हैं उसमें बोथ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है मान लो एग्ज़ाम में, तो आप जो है अगर आपको लग रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा तो आप जो है सट्टा मत मारिए। इन केस आप फील करते हैं कि ठीक है जी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, अभी तो 50-50 है, तो उस वक्त आपको रिस्क लेना पड़ेगा और आपको जो है अपने आइडिया से भी जो है टिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें पॉसिबिलिटी बनती है बोथ की। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज प्रोजेक्ट सक्षम? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। व्हाट इज प्रोजेक्ट सक्षम? हेयर द प्रोजेक्ट इज फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क सिस्टम इंटीग्रेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। बी है क्रिएशन ऑफ टास्क फोर्स ऑन रेल सेफ्टी। ठीक है, ये क्या है? प्रोजेक्ट क्या है? सक्षम। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है आपका
What is Project Saksham? Here the right answer is the project is for creation of a new indirect tax network. ठीक है, system integration of the Central Board of Excise and Customs. So this is the right answer. A पार्ट जो है वो आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर अगर यूनियन टेरिटरी लिखा होता तो हमारा आंसर होता कितना, 20. तो यहाँ पे अभी लिखा है उन्होंने टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर. सो हियर द राइट आंसर इज, कितनी है जम्मू कश्मीर में, 22. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. ठीक है, क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ चली गई हैं, लद्दाख यूटी में चली गई हैं वो, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर बाय एरिया वाइज. Which one is the largest district in Jammu and Kashmir by area wise? क्वेश्चन बनता है यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो here the right answer is question number 6 and the right answer is option A. एरिया के हिसाब से जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका ले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी लेवल. देखो यहाँ पे स्टेट पूछी गई है, इंडिया की स्टेट पूछी गई है, ठीक है, जिसकी जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, परसेंटेज. सो फ्रेंड्स, हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड द राइट आंसर इज केरला. केरला में एजुकेशन जो परसेंटेज है वो सभी स्टेट्स से ज़्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर प्राइमरी एक्टिविटी. हेयर क्वेश्चन बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर प्राइमरी एक्टिविटी. क्वेश्चन बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज फिशिंग. ठीक है, फिशिंग एक्टिविटीज कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. क्वेश्चन बनता है इम्पॉर्टेंट. तो ऑप्शंस जो है रिपीट कर लेते हैं एक बार. एजुकेशन है, उसके बाद मेडिकल केयर है, ट्रेनिंग है, इरिगेशन है. तो इनमें से किसका जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मुलेशन के ऊपर, फॉर्मेशन के ऊपर. सो हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड द राइट आंसर इज इरिगेशन. इरिगेशन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए राइज इन द मीडियन एज ऑफ ए population is known as. A rise in the median age of a population is known as. Question number 10 and the right answer is, उसे क्या कहते हैं, demographic aging. A rise in the median age of a population is known as demographic aging. फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ जो है नोटिस की है, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपना मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि जो क्वेश्चन हमें इजी लगता है उसको पढ़ने का हमारा दिल करता है, बट कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं बट वो हमें अच्छे नहीं लगते और हम उनको स्किप कर देते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो है गुड मैनर्स नहीं है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू गेट योर एम फॉर दैट यू हैव टू रिपीट दैट क्वेश्चंस आल्सो, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट बनता है. फ्रेंड्स, हमारी जो पसंद या नापसंद की बात नहीं है, पसंद ये है, मतलब ये बात ऐसे है कि अगर क्वेश्चन से रिपीट नहीं करेंगे, हम वो रिवाइज नहीं करेंगे, तो हमारे लिए जो है सक्सेस पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वो क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, सो आप जो है थोड़े दिनों की बात है, मेहनत कीजिए, क्वेश्चन जो है कोई भी छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स. ठीक है, सो ए राइज इन द median age of a population is known as demographic aging. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. ठीक है, ये आज हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्लीज़ 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 आप इन क्वेश्चंस को जो है पूरे को रिवाइज कीजिए, कोई क्वेश्चन जो है छोड़िए मत. द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ अप्रोक्सीमेटली. देखो चाइना की यहाँ पे पॉपुलेशन पूछ ली गई है, अप्रोक्सीमेटली
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हेयर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1.3 बिलियन। ठीक है, 11th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन इज टर्म्ड एज। यहाँ पे पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन इज टर्म्ड एज। यहाँ पे IMMIGRATION और दूसरा जो है EMIGRATION, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो पूछा गया है, तो उसे क्या कहते हैं। हेयर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड द राइट आंसर इज नेट माइग्रेशन। उसे क्या कहते हैं, नेट माइग्रेशन कहते हैं उसे। फ्रेंड्स, ये जो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। सो इसका जो आंसर है नेट माइग्रेशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज एज्यूम्ड इन इकोनॉमिक थ्योरी दैट। क्या एज्यूम करते हैं, क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। इट इज एज्यूम्ड इन इकोनॉमिक थ्योरी दैट, आंसर रिपीट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 13 और आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ द फर्स्ट टू इज टू मैक्सिमाइज। ये वाला जो आंसर है इसका ऑप्शन बी, द अल्टीमेट गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स रिगार्डलेस ऑफ फर्म साइज और टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन। इट इज एज्यूम्ड इन इकोनॉमिक थ्योरी दैट। क्या इकोनॉमिक थ्योरी में क्या एज्यूम किया जाता है, दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स रिगार्डलेस ऑफ फर्म साइज और टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज्यूम दैट कस्टमर्स इनकम्स एंड द नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट फॉर गुड ए बोथ डिक्रीज। ठीक है, देखो गुड ए बोथ डिक्रीज लिख रहा है यहाँ पे। बेस्ड upon this information we can conclude with certainty that equilibrium। देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर देख लो फ्रेंड्स। assume that consumers income and the number of sellers in the market for good A both decrease, दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, कस्टमर जो है इनकम एंड द नंबर ऑफ सेलर, साथ में जो है कस्टमर्स भी और इनकम भी जो है क्या होती है, फॉर गुड ए बोथ डिक्रीज, दोनों डिक्रीज हो जाते हैं मार्केट में। तो बेस्ड upon दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड विद सर्टेनिटी दैट इक्विलिब्रियम। हेयर क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, क्वांटिटी बिल डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, क्वांटिटी बिल डिक्रीज। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो है बिना रिवाइज किए हमें नहीं आ सकते। हम जो है इन क्वेश्चंस को गैस नहीं कर सकते, हमें ये क्वेश्चन रिवाइज करने ही पड़ेंगे। ठीक, कोई और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 इज सपोज द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर्स improves and at the same time individuals discover new uses for personal computers so that there is greater utilization of the personal computers. Which of the following will happen to equilibrium price and equilibrium quantity? Question बनता है very important. Here the right answer is question number 15 and the right answer is, बाकी वाले ऑप्शंस जो है वो रिवाइज करते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर है। सी में बोला गया है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। सो जो सी हमारा ऑप्शन है उसमें है क्वांटिटी विल इंक्रीज, प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था, 15। सो यहाँ पे आंसर है क्वांटिटी विल इंक्रीज, प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ए इज ईज ऑफ एंट्री इनटू द इंडस्ट्री,
बी है प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, और सी है यहाँ पे ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, डी है ए होमोजेनियस प्रोडक्ट. सो गाइज गेस द आंसर क्वेश्चन नंबर 16. Here the right answer is option D, that is a homogeneous product. Next question is question number 17. The desire to have a commodity or service is called. The desire to have a commodity or desire is called. Question number 17 and the right answer is option A. ये बहुत ही important question है friends, बांट वाला, इसे अच्छे से जो है देख लेना. The desire to have a commodity or service is called बांट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. द गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड. द गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड. क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, और हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज कंज्यूमर्स गुड्स. द गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड कंज्यूमर्स गुड्स. Next question is question number 19. Which of the following groups consists of only input devices? ये कंप्यूटर से आ गया आपका. ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से जो है क्वेश्चन पूछा गया है. Which of the following groups consists of only input devices? सो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, उसमें ऑप्शन डी जो है इसमें क्या है आपका माउस, कीबोर्ड और स्कैनर. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है इन्होंने कंसिस्ट्स ऑफ ओनली इनपुट डिवाइसेस. तो यहाँ पे जो माउस है आपका वो भी इनपुट के लिए है, कीबोर्ड भी इनपुट के लिए है और स्कैनर भी इनपुट के लिए है. देयरफॉर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 इज यूएसबी रेफर्स टू. ठीक है, यहाँ पे यूएसबी रेफर्स टू, हियर द राइट आंसर इज अ पोर्ट टाइप. यूएसबी रेफर्स टू, आंसर इज अ पोर्ट टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड टू या फिर फॉर. ए जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड टू या फिर आर. देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं इसके. हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, दैट इज कंप्यूटर गेमिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉयस्टिक जो है वो किसके लिए होती है? कंप्यूटर गेमिंग के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप डिवाइसेस आर कंप्यूटर स्पीकर आर हेडफोन्स. जो कंप्यूटर का स्पीकर होता है और हेडफोन होता है वो किस किस्म की डिवाइस है, यहाँ पे पूछा गया है. सो यहाँ पे इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर आउटपुट ये जो है पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 22, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज आउटपुट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय. क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज विलियम इंग्लिश. बहुत ही प्यारा नाम है. इन्होंने क्या बनाया था हमारा कंप्यूटर का जो है माउस, इन्होंने बनाया था. किन्होंने? विलियम इंग्लिश ने. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय विलियम English. This is the right answer. Next question is question number 24. Dash printer cannot print more than one character at a time. तो कौन सा प्रिंटर जो है वो एक कैरेक्टर नहीं कितने एट ए टाइम जो है एक ही लेटर प्रिंट कर सकता है. कौन सा प्रिंटर है? क्वेश्चन नंबर 24. हियर द राइट आंसर इज डॉट मैट्रिक्स. ठीक है. डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो एट ए टाइम जो है एक ही कैरेक्टर जो है वो क्या कर सकता है? प्रिंट कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ गैसेस इज. ठीक है. डेंसिटी ऑफ गैसेस इज क्वेश्चन नंबर 25. देखो ये क्वेश्चन जो है आपको किससे पूछा गया है? केमिस्ट्री से. डेंसिटी ऑफ गैसेस इज, हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड द राइट आंसर इज लोअर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. ठीक है. Option D is the right answer, lower than solids and liquids. Next question is question number 26. Number of atoms in one molecules of ethene is. Very important question friends. Number of atoms in one molecule of ethene is, here the right answer is option D, that is 6. Next question is question number 27.
ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज, देखो यहाँ पे भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज, क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, that is given out or taken in. This is the right answer. During chemical reaction energy is given out or taken in. This is the right answer. Next question is, चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। वुड इज अ, देखो वुड इज दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये जो प्रैक्टिस सेट हैं 50 क्वेश्चन वाले, इनको आप प्लीज़ सभी को जो है अच्छे से रिवाइज करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। इनको आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वही होते हैं जिनका आने का ज़्यादा अंदेशा होता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। सो वुड इज अ, हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 28 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फ्यूल। Wood is a fuel. Next question is, solids that flow like liquids are, कौन सी होती हैं वो? क्वेश्चन नंबर 29, solids that flow like liquid are, here the right answer is क्वेश्चन नंबर 29 and the right answer is ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये। solids that flow like liquids are glass. Next question is question number 30, ethene is also known as, ethene is also known as, क्या बोलते हैं इथीन को? क्वेश्चन नंबर 30 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इथिलीन, ठीक है। इथीन इज आल्सो नोन एज इथिलीन, इथीन इज आल्सो नोन एज इथिलीन, दिस इज द राइट आंसर। Question number 31 is, the following particulars are extracted from the balance sheets of Shri Nath Limited, ठीक है। ये अकाउंटिंग वाला आ गया क्वेश्चन यहाँ पे, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। द फॉलोइंग particulars आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ श्री नाथ लिमिटेड। सो उन्होंने यहाँ पे ये दी है शीट, तो फ्रेंड्स आपको जो है ऐसे वाले क्वेश्चन जो है उनको भी करना पड़ेगा। तो इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे 2013 और 2014 में श्री कैपिटल में यहाँ पे आ गया आपका 4000000, उसके बाद में 800000, ठीक है। उसके बाद में श्री प्रीमियम में इतना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं जो है स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आपको पता है इसका नहीं चलेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, व्हेन फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आर, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था आपका, ये बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ये जो हमारा अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग है उससे पूछा गया है क्वेश्चन। सो चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टोटल सोर्सेज ऑफ फंड्स आर ₹1,30,000 एंड टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आर ₹1,50,000। क्वेश्चन नंबर 33 जो है उसमें लिखा है, व्हेन टोटल सोर्सेज ऑफ फंड्स आर ₹1,30,000 एंड टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आर ₹1,50,000, द रिजल्ट इज, यहाँ पे टोटल सोर्स में उन्होंने फंड दिया है 1,30,000 रुपया और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में दिया है 1,50,000 रुपीज़। तो रिजल्ट पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, दैट इज नेट डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल बाय ₹20,000। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगानी पड़ेगी। व्हेन टोटल सोर्सेज ऑफ फंड्स आर ₹1,30,000 एंड टोटल एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स,
सो जो एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स हैं वो है, जैसे हमने पैसा जो लगा दिया वो थे 1.5 लाख रुपया, और जो हमारे पास सभी सोर्सों से पैसा आया वो हमारे पास जो है कितना है, हमारे पास 1,30,000 रुपीज़ आज की डेट में। सो फ्रेंड्स क्या हुआ हमें, तो यहाँ पे लॉस हुआ हमें 20,000 रुपीज़ का, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नेट डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल बाय 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज नॉन फंड्स आइटम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन एज नॉन फंड आइटम्स। नॉन फंड आइटम जो है किसे नहीं कह सकते हम, किसको नहीं जाना जाता है। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 34 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको जो है हम नॉन फंड्स आइटम नहीं कह सकते। ठीक है, इसको नॉन फंड आइटम के नाम से नहीं जाना जाता। किसको? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेब्टर्स इज ₹12,000 and furniture purchased is ₹7,000. What is the net effect on the flow of funds? Very important question. यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेब्टर्स इज कितना है, 12,000 रुपया, और जो फर्नीचर ले लिया हमने उसका एंड फर्नीचर परचेज्ड इज 7,000 रुपया। तो बट इज द नेट इफेक्ट ऑफ द फ्लो ऑफ फंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, जो कैश हमें मिला डेब्टर से, फ्रॉम डेब्टर, वो मिला हमें 12,000 रुपया, और फर्नीचर जो है हमने खरीद लिया कितने का, 7,000 का। तो व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन द फ्लो ऑफ फंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 एंड द राइट आंसर इज, यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, नेट डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल बाय ₹7,000। ठीक है, नेट डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल बाय ₹7,000, क्योंकि वो जो पैसा आया आपके पास वो आपने फर्नीचर पे लगा दिया। ठीक है, तो जो हमारे फंड्स थे उसमें जो है कितनी डिक्रीज हुई कैपिटल में, 7,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी आता है असर्टन। ए में दिया है कि डेप्रिसिएशन अमाउंट इज एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट फॉर कैलकुलेटिंग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस इन प्रिपेयरिंग ए फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। अभी रीजन आता है इसका, आर डेप्रिसिएशन इज एन आइटम ऑफ कॉस्ट बट नॉट फंड्स। ठीक है, अभी देखो जो आपका असर्टन था वो भी दे दिया और अभी रीजन भी दे दिया। अभी आता है यहाँ पे क्या क्या दिया है आंसर। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है आपकी। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट। ए है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स ओनली करंट अकाउंट्स देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड्स। बी है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स ओनली नॉन करंट अकाउंट्स देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड्स। सी है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स ए करंट अकाउंट एंड ए नॉन करंट अकाउंट देयर इज ए फ्लो ऑफ फंड्स। डी है, ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स गेस द आंसर। हेयर द राइट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 इज, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अपीयर इन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इन डैश साइड। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अपीयर इन फंड फ्लो स्टेटमेंट इन डैश साइड। सो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 38 का वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज सोर्सेज। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अपीयर इन फंड फ्लो स्टेटमेंट इन सोर्सेज साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। इन शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल
following items should not be taken into account in schedule of changes in working capital. Following items should not be taken into account. Most important question बनता है friends. Here the right answer is question number 39 and the right answer is option E, both A and D. देखते हैं क्या क्या है. A है यहाँ पे current assets given outside balance sheet. उसके बाद में D है यहाँ पे current liabilities given outside balance sheet. ठीक है. A है current assets given outside balance sheet और B है यहाँ पे current liabilities given outside balance sheet. So option E is the right answer. पूछा क्या गया था कि in schedule of changes in working capital following item should not be taken into account. So क्या क्या अकाउंट नहीं करते हैं हम? current assets given inside balance sheet और current liabilities given outside balance sheet. So answer is both A and D. Question number 40 is to calculate the amount of funds from operations, which of the following item is not to be added back to net profit? To calculate the amount of funds from operations, which of the following item is not to be added back to net profit? क्वेश्चन नंबर 40 और जिसका आंसर बनता है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज डिविडेंड रिसीव्ड. देखो यहाँ लिखा है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट टू बी एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट. सो हियर आंसर इज डिविडेंड फंड. दिस इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41 इज द बेटर एंड broader objective of financial management is. The better and broader objective of financial management is question बनता है important and right answer is. यहाँ पे जो right answer है वो क्या है आपका wealth maximization. The better and broader objective of financial management is wealth maximization. This is the right answer. Question number 42 is operating साइकिल रेफर्स टू. जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो किस चीज़ को रेफर करता है, आइए देखते हैं. ऑपरेटिंग साइकिल रेफर्स टू क्वेश्चन नंबर 42 एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द टाइम ड्यूरेशन टू कन्वर्ट सेल्स इनटू कैश. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. द टाइम ड्यूरेशन टू कन्वर्ट सेल्स इनटू कैश. ठीक है, यह है आपका राइट आंसर. उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल. ठीक है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या बनता है. So, which of the following factors does not influence the level of working capital? Here the right answer is question number 43 का जो right answer है वो है आपका option D, that is operating capital. This is the right answer. Next question is Dolex is. Dolex क्या है? Dolex is क्वेश्चन नंबर 44 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. डोलेक्स क्या है, सेंसेक्स है. ठीक है, डोलेक्स इज सेंसेक्स. क्वेश्चन नंबर 45 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. हियर द राइट आंसर इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज not a theory of capital structure. Weighted average cost of capital is not a theory of capital structure. Next question is commercial papers CPs जिसे बोलते हैं have following features. क्वेश्चन बनता है important. commercial papers CPs have following features. क्या फीचर्स होती है, क्वेश्चन नंबर 46 एंड द राइट आंसर इज. आइए देखते हैं. ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है और वो ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ द एबव. ठीक है, सो देखते हैं इसमें क्या क्या है.
कमर्शियल पेपर CPs हैव फॉलोइंग फीचर्स। ए है अनसिक्योर्ड एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बी है मल्टीपल्स ₹5 लाख। उसके बाद में मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹50 लाख। सो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। डैश मार्केट इज अ डिसऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। कौन सी मार्केट जो है डिसऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होती है? क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फ्रिंज। फ्रिंज जो मार्केट होती है वो डिसऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है। फ्रिंज मार्केट इज अ डिसऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। फ्रेंड्स याद रखना, इसको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रिंज मार्केट इज अ डिसऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 48 इज ए कंपनी कैन इशू CPs दैट इज कमर्शियल पेपर्स ओनली इफ। एक जो कौन सी CPs जो कंपनी है वो कमर्शियल पेपर तभी, ए कंपनी कैन इशू, कोई भी कंपनी जो है कमर्शियल पेपर तभी इशू कर सकती है यदि, कब, यहाँ पे देखते हैं। हेयर द राइट आंसर इज, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे बोला गया है, ए है यहाँ पे नेट वर्थ इज नॉट लेस देन ₹4 करोड़। बी इज इट्स वारुअल अकाउंट इज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड। और सी है यहाँ पे मिनिमम करंट रेशो 1:33 1.33:1। ठीक है, सो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑप्टिमम और आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच ऑफ दीज इज नॉट एन essential element of optimum or ideal capital structure. So here the right answer is question number 49 and the right answer is option B, that is minimum control. This is the right answer. ठीक है, क्या पूछा गया था? which of these is not an essential element of optimum or ideal capital structure. So minimum control is not an essential element of optimum or ideal capital structure. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। कैपिटल बस्टिंग रेफर्स टू द, कैपिटल बस्टिंग रेफर्स टू द, कैपिटल बस्टिंग रेफर्स टू द, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पे मैनेजरियल टेक्निक ऑफ प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द कंपनी। Capital busting refers to the managerial technique of planning capital expenditures of the company. This is the right answer. So friends, today we have discussed practice set. You know this is 13 practice set. So friends, thanks for watching this video. Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get our latest videos. Friends, अभी जो है वीडियोस एक से बढ़कर एक जो है हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ इस चैनल से हमें कोई हेल्प मिल सकती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। प्रिपेयर बेल, परफॉर्म बेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।